नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम एडवोकेट वेलफेयर को लेकर बात करने आए हैं सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल श्री रमेश गुप्ता जी से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। वेलफेयर की जहां तक बात करें, मुझे याद है कि कोविड के दौरान जब एक भयंकर स्थिति आई थी और हमने अनफॉर्चुनेट देखा कि कितने वकीलों को इस कोरोना के शिकार होना पड़ा था, उस समय बार काउंसिल का किस तरह का रोल रहा, उस पर जरा थोड़ा सा बात करें। देखिए, मार्च 20 और लगभग 1-1.5 साल पूरे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी भयावह रहा। और मैं 19 सितंबर में चेयरमैन बना था, तो अचानक ये आपदा आ गई। पर बार काउंसिल ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हमारे मेंबर्स थे, अजय सांगवान सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन हिमाल अख्तर और सभी लोगों ने हमने तय किया कि हमने पूरी अपनी ताकत से सभी लॉयर्स की मदद करनी है। और उससे पहले जो दिल्ली सरकार की स्कीम थी, उसके तहत 24,700 लॉयर्स का इंश्योरेंस हो गया था। 170 लॉयर्स की डेथ हुई, जिनको 10 लाख रुपए ईच उन फैमिली को मिला। लगभग 5.5 करोड़ रुपया मेडिक्लेम में मिला। उसके अलावा हमने वेलफेयर ट्रस्ट से हर लॉयर की फैमिली को 5-5 लाख रुपए दिया। उसके अलावा इंडिजेंट फंड से हमने 2 लाख रुपए और 10,000 की पेंशन बांधी, जो उसमें कवर नहीं थे। उसके बाद जितने भी लॉयर हॉस्पिटलाइज हुए उनको 50,000 रुपये का दिया, और जो घर पर क्वारंटाइन हुए उनको 25,000, फिर बाद में 15,000। उसके बाद राशन की भी व्यवस्था कराई, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसके फिर हमने फूड कूपन बना दिए पतंजलि के। इस तरह से लगभग 22 करोड़ रुपया हमने अपने जो फंड थे उससे हमने लॉयर्स की वेलफेयर। रमेश जी, क्या इस तरह का अन्य राज्यों में भी देखने को मिला या ये केवल दिल्ली मैं में नहीं कह हुआ? सकता, पूरे हिंदुस्तान में शायद हमारी दिल्ली बार काउंसिल ऐसी है जिसने इतना जो है लॉयर्स के लिए किया और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए किया। क्योंकि हमारे पास बार काउंसिल में लगभग 40-50 करोड़ रुपए का कॉर्पस था, तो हमने कहा फिर पैसे आ जाएंगे, अभी इसको हमने खर्चा। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ, हमने 110 सिलेंडर्स का, गैस सिलेंडर्स का ऑक्सीजन का व्यवस्था की, और किसी भी लॉयर या जज को जरूरत पड़ी तो हमने वो प्रोवाइड कराए। हाई कोर्ट में रिट डालकर 3 नोडल ऑफिसर अपॉइंट कराए जो आईएएस थे। अगर किसी भी लॉयर, उसकी फैमिली को दिक्कत थी, उनका एडमिशन कराया। इस तरह से राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, लॉयर्स को वेलफेयर किया। ये सारे काम हमने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए किए। उसके बाद जब सारी स्थिति ठीक हुई और ऑनलाइन काम था, तो हमने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की कि जो बेचारे गरीब लॉयर हैं उनको आप फिजिकल भी खोलने की कोशिश करिए। उसके लिए भी हमने एफर्ट किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट चालू हुए। तो बार काउंसिल ने हर स्टेप पर ये काम किए। मेरे बाद दूसरे चेयरमैन आए राकेश रावत। हर बार एसोसिएशन, क्योंकि उनको फाइनेंस स्ट्रेस था, 25-25 लाख रुपए हमने हर बार एसोसिएशन को दिए अपने फंड से। और एक सबसे बड़ी बात जो हुई, हमारे पास जगह अलॉट हुई थी कड़कड़डुमा में, वहाँ पर जस्टिस मुक्ता गुप्ता चेयरपर्सन थी बीएमसी की। उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने पूरी उस जगह को रेनोवेट कराया जो 70 लाख रुपए खर्चे। और हमने वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई है जो 32 वर्क स्टेशन है, जिसमें पूरी हमने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइड कराया। दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री। ये भी बार काउंसिल ने किया। साथ ही कम से कम 10-12 हज़ार लॉयर पर ईयर दिल्ली में रजिस्टर होते हैं। हमने एक दिन भी रजिस्ट्रेशन बंद नहीं किया। कोविड के टाइम पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस ली, उनका रजिस्ट्रेशन किया, उनका नंबर दिए, ऑनलाइन नंबर दिए, और हमने सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो डिजिटाइज कर दिए, और फिजिकल कॉपी की बजाय डिजिट कॉपी करके वो भी उनको सर्कुलेट किए। किसी दिन भी हमने जो है एनरोलमेंट नहीं रोका, ताकि किसी भी जो बच्चा लॉ करके आता है उसका एनरोलमेंट टाइम पर हो जाए। वो भी बार काउंसिल ने किया। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर हमेशा ऊहापोह की हर साल की स्थिति क्यों बनी रहती है? देखिए, ये 1-1 साल की इंश्योरेंस होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस भी 1 साल का प्रीमियम है, मेडिक्लेम भी 1 साल का प्रीमियम है, तो इसलिए वो 10 साल की तो हो नहीं सकती। और पर सरकार ने 50 करोड़ रुपया बजटरी एलोकेशन किया है। पर दिक्कत क्या है कि हर साल टेंडर का इशू आता है। मेडिक्लेम की तो पॉलिसी अभी 2023 जुलाई तक एक्सटेंड हो गई है, पर लाइफ इंश्योरेंस ने, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रीमियम कम था और 170 लोगों की डेथ हो गई, तो ज़्यादा देना पड़ा। इस बारी उन्होंने ज़्यादा प्रीमियम की मांग की है, पर अभी तक वो एक्सटेंड हो रही है पॉलिसी। कल भी हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ है जस्टिस वर्मा की कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि ये भी हमारी पॉलिसी एक्सटेंड हो जाएगी। और विंडो भी खुली थी। इस टाइम 7,000 लॉयर और ऐड हुए, 35-36 हज़ार लॉयर इसमें कवर्ड हैं। एनसीआर का इशू है, वो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। पर जो एनसीआर के लॉयर हैं जिनको इसमें नहीं बेनिफिट हो रहा, हम उनको वेलफेयर ट्रस्ट से
देने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी एक बौद्धिक फ्रेटर्निटी है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो एक बेहतर भविष्य की तरफ उनको ले जाए, उस पूरी कम्युनिटी को ले जाए, क्या विचार रहता मैं है? आपको बताऊं, आज के दिन पिछले 5 साल में कम से कम 6-7 हज़ार लॉयर रजिस्टर हुए, जो पहले कभी इतना इन्फ्लक्स नहीं था। बड़े बच्चे लॉ करके आ रहे हैं, उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, हाई कोर्ट में 1962 में लैंड अलॉट हुई थी और उसके बाद आज उतनी ही लैंड है। उस लैंड पे कितना आप कर लोगे? जो चैम्बर बने 10 साल पहले, आज उतनी ही है। आज कैंटीन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती, एक्सपेंशन कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो यंग लॉयर हैं उसके पास इतनी जगह भी नहीं है कि वो बैठ के अपना लैपटॉप खोल के कैंटीन में बैठ के कुछ काम कर ले। तो बहुत इश्यूज़ हैं जो लॉयर्स की, ना केवल हाई कोर्ट में, सारी दिल्ली में ऐसी इश्यूज़ हैं। हालांकि जुडिशरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। जो साकेत में कोर्ट बने हैं वो एयर कंडीशन कोर्ट है और काफ़ी अच्छा स्पेस है, पर इन्फ्लक्स इतना है। जो यंग लॉयर हैं पूरे विश्व में इस टाइम, हिंदुस्तान में जो यूथ पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा है। 18 से 40 साल की उम्र की पॉपुलेशन 40% है और उसमें लॉयर्स भी बड़े, उनको स्पेस कैसे देंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार, मेरे को उम्मीद है कि जुडिशरी पे भी ध्यान देगी और उसके लिए स्पेस क्रिएट करेगी। आज हिंदुस्तान में सेंट्रल विस्टा बन रहा है, गवर्नमेंट सोचती है, फ्यूचर के लिए सोच रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर कोर्ट में, जैसे रोहिणी में है, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, चैम्बर नहीं बन रहे क्योंकि आपने रेजिडेंशियल एरिया में बना दिया। तो इसी तरह द्वारका में रेजिडेंशियल एरिया में बन गए, तो स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपको लंबा सोचना पड़ेगा। तो इसी तरह हाई कोर्ट में मेरे को उम्मीद है कि बापा नगर को हम अगर टेक ओवर कर पाए तो बहुत बड़ा हम एक जुडिशियल कम्प्लेक्स बना पाएंगे और लॉयर्स को फैसिलिटी दे पाएंगे। एक लास्ट, यंग लॉयर्स बहुत परेशान हैं क्योंकि आप भी जानते हैं, इतना संघर्ष, इतना मेहनत और उसके बावजूद भी उनका आर्थिक उपार्जन नहीं हो पाता। क्या रमेश जी, क्या उनको मूल मंत्र देंगे जो लॉयर्स, आपको यंग लॉयर्स कम से कम सुन रहे हैं? देखिए, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा और लॉयर, मेरे जैसे लॉयर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जिनके कोई सपोर्ट नहीं है, उनको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ोगे, अपने आप को इक्विप्ड करोगे और कोर्ट में अच्छी तरह बहस करोगे तो आपके पास काम आना भी शुरू होगा। पर होता क्या है कि अपने खर्चे आप ज़्यादा बढ़ा लेते हो, जब आमदन नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होती है। क्या शर्म आती है कि हम अगर मेट्रो में आ सकें या ट्रेन बसों में आ सकें, पर आज फैशन ऐसा हो गया कि नहीं, मेट्रो में नहीं आ सकते। मेरे को अब लंदन आप जाओ, कई करोड़पति भी ट्रेनों में सफ़र करते हैं। उसका कारण यह है कि सड़क पर अगर बस में आएंगे, अपनी गाड़ी में आएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, ट्रेन में 15 मिनट में पहुंचते हैं। वही दिल्ली में भी हो रहा है। हम लोग ट्रेन में भी आ सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, पर अगर खर्चे बढ़ा लोगे और आमदन नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होती है। बट और ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे और पेशेंस रखेंगे तो मैं समझता हूँ हर लॉयर को स्पेस मिलेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बार काउंसिल भी कोशिश करेगी अच्छा बने, एसोसिएशंस भी कोशिश करेंगे अच्छा बनेगी, और सरकार से भी अपील है कि अगर इतने लॉयर पढ़ के आ रहे हैं तो उनके लिए आपको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।